हेलो दोस्तों, मैं हूं रशीद। रशियन इन्वेजन के साथ साथ पुतिन का यहाँ पर मकसद है यूक्रेन सरकार को ओवरथ्रो करना और अपना एक पपेट सरकार बनाना यूक्रेन में, यानी कि एक ऐसा सरकार एस्टैब्लिश करना जो पुतिन के इशारों पे नाचेगी। इस खतरे के बीच में कई लोगों को ये लगा यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की अपना देश छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक उसी तरह जिस तरीके से अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अपना देश छोड़ के भाग गए थे जब तालिबान ने पूरे देश में कब्जा जमा लिया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपना देश नहीं छोड़ा, बल्कि सामने खड़े होकर दिल दहलाने वाले ये भाषण दिया। Мы точно знаем, нам не нужна война, не холодная, не горячая, не гибридная. Но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей, мы будем защищаться. Не наступать, защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица. Не наши спины, наши лица. इन्वेजन शुरू होने के वक्त से ना सिर्फ अपने देश के लोगों के साथ खड़ा रहा, बल्कि रशियन लैंग्वेज में बात करके रशियंस को एक संदेश पहुंचाने की भी कोशिश की। इन्होंने कहा कि रशियंस के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। यहाँ पर पुतिन लोगों की ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है। पुतिन का बिकाऊ मीडिया रशियंस लोगों को गुमराह कर रहा है कि यहाँ पर यूक्रेनियंस लोगों ने हमला किया हो, बट यूक्रेनियन लोग, यूक्रेन आर्मीज अपने देश में शांति से बैठा है। उनकी तरफ से कोई भी प्रोवोकेशन या हमला नहीं हुआ है। यहाँ पर सिर्फ पुतिन इन्वेजन कर रहा है। Цим ранком ми захищаємо нашу державу наодинці. Як і вчора, найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Уважаемые граждане Российской Федерации, как я уже и сказал, сегодня ночью начали бомбить жилые кварталы города-героя Киев. Всем гражданам Российской Федерации, которые выходят на протесты, хочу сказать, мы вас видим. Это значит, что вы нас услышали. Это значит, вы нам начинаете верить. Боритесь за нас, боритесь против. Russia has attacked Ukraine. This is a brutal act of war. Our thoughts are with the brave people of Ukraine. हालत काफी तेजी से बदलता जा रहा है, लेकिन अब हालत कुछ ऐसा है। आप लोग इस नक्शे में देख सकते हो, ये यूक्रेन का नक्शा है। येलो कलर वो एरिया है जो यूक्रेन सरकार के कंट्रोल में है, और जो रेड कलर है इस नक्शे पर वो रशियन फोर्स है जो तीनों दिशाओं में से आगे बढ़ रहा है। रेड कलर का एरिया ऑलरेडी रशियंस के कंट्रोल में आ चुका है, और जो ब्लास्ट के डॉट्स दिख रहा है इस मैप पर वो सारे वो जगह है जहां पर बॉम्ब गिराया गया है या फिर हमले किए गए हैं रशियंस एयरफोर्स के द्वारा। मोस्टली ये सारे पॉइंट्स यूक्रेन के मिलिट्री पॉइंट्स हैं जहां पर यूक्रेन की हथियार रखा जाता है। लेकिन कुछ सिविलियंस के घर भी डिस्ट्रॉय हुए वहां पर, और कुछ सिविलियंस की मौत भी हुई। अभी तक रिपोर्ट किया गया है 137 सिविलियंस अपनी जान खो चुके हैं। 1 लाख से भी ज्यादा लोग अपने घर छोड़ चुके हैं, और उनमें से कई लोग यूक्रेन देश को छोड़ के बाहर जा चुके हैं। इस जंग के दौरान बड़ी बेदर्दी की कहानी सुनने को मिली, जैसे कि स्नेक आइलैंड एक आइलैंड है यूक्रेन के साउथ में। जब रशियन फोर्स ने उस जगह को अपने कब्जे में लिया तब 13 यूक्रेनियन सोल्जर्स पकड़े जाने के बाद भी सरेंडर नहीं किया, उल्टा उन्हें गालियां भी देने लगी रशियन सोल्जर्स को, और वो शहीद हो गए। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट किया है कि 30 रशियन टैंक, 7 रशियन एयरक्राफ्ट और 6 हेलीकॉप्टर्स डिस्ट्रॉय किया जा चुका है, और 50 रशियन सोल्जर्स अपना जान खो चुका है काउंटर अटैक में। यूक्रेन देश भर में मार्शल लॉ को लागू किया है, एक ऐसा स्टेट इमरजेंसी जहां पर लोगों के मूवमेंट पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज को बैन किया गया है टेम्पररी, और पुलिस की जगह अब यूक्रेनियन सोल्जर्स रिस्पॉन्सिबल है लॉ को इन्फोर्स करने के लिए। साथ ही साथ यूक्रेनियन ने कहा है जो भी 18 से 60 साल का है वो देश छोड़ के नहीं जा सकता। 1 लाख से भी ज्यादा राइफल्स सिविलियंस को दी जा रही है, आम जनता को दी जा रही है राइफल्स, हथियार, ताकि अपने अपने प्रोटेक्शन कर सके और खुद से खड़ा हो सके रशियन आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए। बाकी लोग यूक्रेन के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में शेल्टर ले रहे हैं। वहाँ पर हाल कुछ ऐसा है। We know that people are taking shelter in subways as they're really concerned about Russian bombing. I think what you're seeing in Ukraine now is a near total disruption of daily life. दूसरी तरफ एक सरप्राइजिंग चीज हुई है रशिया में। हजारों लोग सड़कों पे आ गए हैं पुतिन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। Protests tonight across Russia in more than 50 cities.
according to an NGO. ये नारा लगाते हुए हम जंग नहीं चाहते हैं, हम वॉर नहीं चाहते हैं। ये चीज सरप्राइजिंग इसीलिए है क्योंकि रशिया में प्रोटेस्ट करना एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जो लोग पुतिन के खिलाफ बोलते हैं उन्हें जेल में डाला जाता है, जिनमें से हजारों लोगों को डिटेन किया गया है पुतिन के द्वारा। ये जानते हुए भी रशिया के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है जो इन्विजन किया जा रहा है वो पुतिन अपनी मर्जी से कर रहा है, रशियंस लोगों के मर्जी से नहीं। अपनी तरफ से पुतिन का कहना है कि वो यूक्रेन में डीमिलिटाराइजेशन और डीनाइजिफिकेशन कर रहा है, और इस बात में कितनी सच्चाई है वो आप समझ सकते हो। इंडिया की बात करें तो करीब 20,000 इंडियन लोग यूक्रेन में रहते हैं, उनमें से 4,000 लोग देश छोड़ के चले गए थे। कुछ हफ्ते पहले इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस भी आया था कि जो इंडियंस यूक्रेन में रह रहे थे वो देश छोड़ के बाहर चले जाए। 4,000 लोग तो चले गए हैं, लेकिन बाकी 16,000 ने उतना इस बात को सीरियसली नहीं लिया। कुछ लोगों का कहना है कि बाकी बचे इंडियंस बहुत ही केयरलेस होने की वजह से अब भुगत रहे हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि फ्लाइट बुक करी थी तो फ्लाइट फुल हो गई थी और उन लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था देश छोड़ के बाहर जाने की। नतीजा ये हुआ कि अभी भी 16,000 इंडियंस यूक्रेन में फंसे हुए हैं। फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन का कहना है कि स्लोवाकी, रोमेनिया, पोलैंड और हंगरी में वहां से टीम्स आ रही है रेस्क्यू करने के लिए। यूक्रेन बॉर्डर एरियाज पर मेकशिफ्ट फैसिलिटी का सेंटर सेटअप किया गया है इंडियन नेशनल्स के लिए। तो जो इंडियंस यहाँ पर बॉर्डर क्रॉस करने में सक्सेसफुल होते हैं वो एयर इंडिया की फ्लाइट ले सकते हैं। ढेर सारा इकोनॉमिक सैंक्शंस जरूर लगाया गया है यूरोपियन देशों ने, साउथ कोरिया ने, जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं हो रहा है रशिया के ऊपर। कुछ लोग कहते हैं नेटो को, यूएस को वहां पर डायरेक्टली क्यों नहीं इंटरफेयर करते हैं अपने मिलिट्री के इस्तेमाल से। चाहे तो ऐसा कर सकते हैं रशियंस मिलिट्री के साथ फाइट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर काउंटर जवाब यह आता है कि यूरोपियन और यूएस देश अपनी मिलिट्री के साथ दोबारा इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं किसी दूसरे देश की फाइट में, नहीं तो इससे वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों अब बताओ इसमें हमको और आपको किसकी तरफ होना चाहिए, कमेंट में जरूर बताना। तो मैंने सारे के सारे अपडेट्स आप लोगों को दे दी है। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।